लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व द्वारा घोषित इस चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी जो आने वाले समय में फिर आपका आशीर्वाद लेकर के हिमाचल की विधानसभा में प्रवेश करेंगे, ऐसे हमारे प्रिय साथी मुल्कराज प्रेमी जी, जिनके नाम के साथ ही प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है, तो सबके प्रिय हैं, सबके प्रेमी हैं। इसलिए आपका सौभाग्य है कि आप इस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष श्री भीकम कपूर जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष श्री करण जम्वाल जी, जिला परिषद के सदस्य सुरेंद्र राणा जी, अनिल कटोर जी, महामंत्री श्री जिला के श्री देवेंद्र राणा जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य सुदेश राणा जी, जिला के अध्यक्ष श्री हरिदत्त शर्मा जी, और यहां कामकाज में हमारी मदद करने के लिए आए विस्तारक के नाते कुलदीप शर्मा जी, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, निशा जी, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आपके इस मैदान में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। और जब पहले आया था तो उन दिनों में भी चुनाव लगे हुए थे, लोकसभा के चुनाव थे, और उस दिन भी मौसम बहुत खराब था, बारिश का मौसम था। और यहाँ पहुंचते पहुंचते कई मोड़ घूमते घूमते जगह बहुत अच्छी लगी, मुझे सुंदर जगह लगी, और ये भी सुझाव आ रहा था कि इस मैदान को और चौड़ा करना है और बड़ा बनाना है। बड़ा तो पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन जगह अच्छी है, इसका कुछ सोचना चाहिए। आज हम चुनाव के सिलसिले में फिर आप सबके बीच में बात करने के लिए आए हैं। पिछला चुनाव जब हमने यहीं आपसे बात की थी, वो चुनाव दिल्ली का था, देश का चुनाव था। आज हम फिर से आप सबके बीच में यहां आकर के बात करने आए हैं, तो ये चुनाव प्रदेश का है, अपना चुनाव है। मुझे इस बात की खुशी है कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में, जैसा प्रेमी जी कह रहे थे, इन 5 वर्ष के कार्यकाल में पिछले कार्यकालों के जितने भी रहे उनकी तुलना में बेहतरीन काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और मैं इस बात को भी देख रहा था कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में काम की जब बात आती थी, विकास की जब बात आती थी, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत कम विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र की हर बात को लेकर के इतना प्रयत्न करते हैं, इतने प्रयास करते हैं जितना प्रेमी जी करते हैं। बस लगे रहते हैं, ये हुआ तो ये रह गया, और वो हुआ तो वो रह गया। और स्वाभाविक रूप से मेरा ये कहना भी है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते ये इस तरह का स्वभाव बहुत ज्यादा जरूरी भी। कई बार मैं गुस्से में हो जाता था इनको, मैं कह बस कर यार रुक जाओ, बस नहीं रुकते थे। लेकिन अपनी बात को हमेशा सहजता से कहते हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं, जैसे इनका नाम है। फिर हमको भी लगता है कि इतने प्रेम से कह रहे हैं तो काम करना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, ये चुनाव का दौर आ गया, और सही मायने में तो ऐसा लगता है कि वर्ष तो 5 का जिक्र हो रहा है, लेकिन काम करने का वक्त सिर्फ 3 वर्ष मिला। 2 वर्ष तो कोरोना में निकल गए।
इसलिए हम कई बार मजाक में कहते हैं कि भाई हमने क्या बिगाड़ा था। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, उनको 5-5 वर्ष काम करने का मौका मिला, लेकिन हमें सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका नहीं मिला। वर्ष 5 लेकिन 3 वर्ष ही काम कर पाए। 2 वर्ष हमको बहुत ज्यादा संघर्ष पड़ा, आदमी की जिंदगी कैसे बचाई जाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहुत बड़ा चुनौती वाला कार्य था। बतौर मुख्यमंत्री मेरे ऊपर ये पहली बार की जिम्मेवारी थी। हालांकि हिमाचल की विधानसभा के अंदर में मैं 5वीं बार हूं। कठिन परिस्थितियों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में जो राज्य जहां अनुभवी लोग भी थे, जहां कोविड के दौरान काम करने की अगर बात का जिक्र हुआ तो बहुत पुराने लोगों से, अनुभवी लोगों से, जो सीनियर लोग थे, उनसे भी हमारा काम बेहतर रहा। इस बात का जिक्र हम नहीं करते, प्रधानमंत्री जी करते हैं। विपक्ष ने क्या भूमिका उस संकट के दौरान निभाई, इस आपको मालूम है। ये चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट हमारे देश के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर था, तो भारत के 135 करोड़ का ये देश, उसमें आदमी क्या कर रहा था, उसका व्यवहार क्या था, राजनीतिक दल क्या कर रहे थे, सत्ता में रहने वाले लोग क्या काम कर रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे, और विपक्ष में रहने वाले लोग किस तरह का काम कर रहे थे। ये सारी बातें मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे इतिहास का हिस्सा रहेंगी। लेकिन मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, उस संकट के क्षण में साथ दिया, सहयोग दिया, और उस संकट में हम अपने आप को भी बचाने में सफल हुए और समाज को भी बचाने में सफल हुए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी गई भी, इस बात का हमें बहुत दुख भी है कि जिनकी जिंदगी हम बचा नहीं पाए। लेकिन आज हम अगर यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित होकर के बैठे हैं, इसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो मालूम नहीं अभी तक भी परिस्थितियां हमारे लिए बहुत विकट होती। लेकिन हमारे विचित्र मित्र, हमारे कांग्रेस के लोग, हमसे पूछने की जरूरत करते हैं कि आखिरकार आप लोगों ने क्या किया। हमारे पार्टी के साथी, हमारे संगठन के साथी, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जब परिवार के लोगों ने उस संकट के क्षण में परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसके जो है उसके शव को भी वहां पर हॉस्पिटल में छोड़ा। मेरी पार्टी के लोगों ने उस शव को लेकर के उसका अंतिम संस्कार किया। ये मेरी पार्टी के लोगों का संस्कार, कार्यकर्ता का संस्कार। और कई जगह तो ये स्थिति बनी कि परिवार के लोगों ने परिवार का सदस्य छोड़ दिया, लेकिन हमारे विधायकों ने पीपी किट पहन करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट जाकर के मुख अग्नि दी। ये भी इस तरह का दौर हमने जिंदगी में देखा है। भाइयों बहनों, जहां इस चुनाव के बारे में अगर बात कहें, हमारे कांग्रेस के मित्र हमसे पूछ रहे हैं, कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार बहुत विचित्र लग रहा है, जिस कांग्रेस का भविष्य पूरे देश में एक प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने अंतिम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और शायद जिंदगी में इतना खराब वक्त कभी कांग्रेस का आया नहीं जीवन में जितना आजकल आया हुआ है। अभी चुनाव हुए 5 राज्यों के पीछे शोर तो यही डाल रहे थे जिस तरह से जैसे कि मालूम नहीं पूरे सभी 5 के 5 राज्य के चुनाव जीत जाएंगे। और पंजाब के बारे में तो ये कहते थे बस हम यहां तो हम जीत जाएंगे। परिणाम निकला पंजाब इनके पास था, हाथ से निकल गया। उत्तर प्रदेश में जहां 400 सीटें हैं विधानसभा की, वहां 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई उस पार्टी की जो लंबे समय तक देश में और प्रदेश में शासन में रही। हम जीते, उत्तर प्रदेश में जीते, उत्तराखंड में जीते, गोवा में जीते, मणिपुर में जीते। जहां हम थे हम ही आए, हमारी पार्टी जीती। और इसलिए आज की तारीख में हम एक बात का हम जिक्र करते हैं जिससे उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। हम कहते हैं भाई रिवाज बदल गया है। जब रिवाज बदलने की बात कहते हैं तो बहुत परेशान हो जाए। हमने कहा आपको परेशानी क्या हो रही है? रिवाज बदल रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, पूरे देश में दिखाई दे रहा है, पूरा देश मोदी जी के साथ चलना चाह रहा है। और रिवाज बदलने की वजह यह है कि जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से लंबे समय तक देश और प्रदेशों को लूटा है, भारत की व्यवस्थाओं को तहस नहस किया है, इसलिए लोगों ने तय किया कि इस कांग्रेस को के ऊपर बेरहम नहीं करना चाहिए, इसको भी तहस नहस करके छोड़ना चाहिए। हम 18 राज्यों में आए, लोकसभा में हमारा बहुत, भारत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 18 राज्यों में और जगह सरकार चल रही है और वो 2 राज्यों में बचे हैं। जब चुनाव होगा तो वहां से भी रुखसत होना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। अब आप अंदाजा लगाइए, इनके नेता जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, यहां हिमाचल में चुनाव लगा हुआ है। और नेता तो वो होते हैं जब चुनाव का दौर आता सारा काम छोड़ करके चुनाव में लगता है, कैंपेन करता है, लोगों के बीच में वोट मांगता है, सरकार बनाने के लिए कोशिश करता है। इसका मतलब है उन्हें हिमाचल पहले ही छोड़ दिया है, बस कि नहीं हम यात्रा पर निकल जाते हैं। और ये अच्छा तरीका है ताकि कम से कम चुनाव के बाद हमको ये तो नहीं कोई कहेगा कि भाई आप आए थे और सरकार बनी नहीं। इनके नेता ने छोड़ दिया, उनको मालूम है कि ये सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए यात्रा पर निकल जाओ। मैंने कांग्रेसियों को कहा कि भाई आपके नेता तो यात्रा पर निकल गए हैं, अब आप लोग कब जा रहे हैं? आप चुनाव के परिणाम निकलने के बाद जा रहे हैं। बार बार भाजपा यात्रा पर तो जाएंगे ही जाएंगे। बार बार इनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। यहां हिमाचल में कांग्रेस की अध्यक्षा महिला बनाई, कहा कि महिला के लिए बड़ा मदद करने के लिए कुछ और चाहिए, 4 स्तंभ चाहिए, बोलते हैं 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 4 स्तंभ बनाए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और 4 में से 2 भाजपा में शामिल हो गए। अब जिस पार्टी के 4 स्तंभ में से 2 स्तंभ निकल गए तो वो भवन सुरक्षित रहेगा क्या? गिरेगा ही गिरेगा। जब उन नेताओं से पूछा कि भैया आप कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ गए, कहने लगे भाई बहुत देर हो गई है, तो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। फिर नेताओं ने कहा कि जिस पार्टी के नेता, अभी आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक रैली की थी महंगाई पर, और महंगाई पर भाषण देते हुए भाषण दिया कि महंगाई इस कदर बढ़ गई कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। आप क्यों हंस रहे भाई? कांग्रेस की सरकार आई तो ये आटा लीटर के हिसाब से देंगे आप।
कहने लगे कि इस पार्टी में रह करके करेंगे क्या? जिस पार्टी के नेता को यही मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या कि लीटर के हिसाब से मिलता है। इसलिए कई कांग्रेस के लोग अंदर अंदर बहुत खुश है कि अच्छा हुआ राहुल गांधी जी यात्रा पर चले गए, नहीं हिमाचल आए होते तो मालूम नहीं और क्या क्या बातें निकल आती। बहुत विचित्र परिस्थिति हमारे कांग्रेस के साथ हुई। यहाँ भाई प्रेमी जी जिक्र कर रहे थे, योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। हमने कांग्रेस के मित्रों को कहा कि भाई कुछ तो भगवान से डरो, कुछ तो सत्य को स्वीकार करो, सत्य बोलना शुरू करो। ये जो श्राप तुम ना सारे देश में खत्म हो रही है तुम्हारी पार्टी, इसकी वजह यह है कि तुम झूठ बोलते रहे, झूठ ही बोलते रहे। हमने कहा आप मानो चाहे न मानो, आप हमारी योजनाओं के, केंद्र की योजनाओं के, मोदी जी की योजनाओं के, हमारी स्टेट की योजनाओं के लाभार्थी कांग्रेस के लोग भी हैं। कहने लगे हमने तो कोई लाभ नहीं लिया है। हमने कहा कि भाई आपको वैक्सीन की एक डोज लगी? बोलते नहीं, वैक्सीन की तो मैं 3 डोज लगा दी। बोलते मैंने कहा एक डोज जो है वो 500 रुपए कम से पड़ती है, 3 डोजों की कीमत कितनी हुई? वो तो 1500 रुपए। मैंने कहा लाभार्थी हुए कि नहीं हुए, लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप बोलते कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कम से कम आपको वैक्सीन लगा करके आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी को सुरक्षित किया, ये तो कम से कम याद रखो, इतना जल्दी मत भूलिए। हमने कहा घर में आपके नल लगा हुआ है? बोलते हाँ नल लगा हुआ है, रसोई में भी लगा हुआ, बाथरूम में भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन में भी लगा हुआ है। मैंने कहा बिल आता है? बोल पहले तो आता था लेकिन पिछले 6 महीने से बिल नहीं आ रहा है। मैंने कहा लाभार्थी हुए कि नहीं हुए? आपको मिला लाभ मिला कि नहीं लाभ मिला? क्योंकि हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में पानी यहां से बह करके निकल जाता है और पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है। कितना कर पैसा इकट्ठा हो जाएगा पानी के बिल पे? हमने कहा इसलिए हमने तय किया कि गांव में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम उनसे पीने के पानी का किराया नहीं देंगे, बिना पैसे के पानी पिलाएंगे, पुण्य का कार्य है। और ये हमारी हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा एक जो है एक स्थापित सत्य है कि घर में कोई मेहमान आए तो घर में मेहमान को सबसे पहले क्या दिया जाता है? पानी का गिलास दिया जाता है। इसलिए हमने इस भाव को सम्मान देते हुए हमने तय किया कि पीने के पानी का किराया नहीं लेती है। हमने आगे बढ़कर के कहा, हमने कहा कि आपके घर में महिलाएं हैं? वो तो महिलाएं हैं। मैंने कहा बाजार जाती हैं, काम पर जाती हैं, किराया वसूल में आधा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो हाँ वो तो हुआ तो हुआ लेकिन मानते नहीं। यह हमारी सरकार है। हमने तय किया कि मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए किराया भी आधा लिया जाएगा। आधे किराए पर हमने तय किया। सरकारें एक नहीं अनेक रही, कोई ऐसी जरूरत नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं कर पाई। हमने इसलिए किया कि माता बहनें अब घर के 4 दीवारी के अंदर नहीं, बाजार जाती है, अपने काम काज देखती है, काम काज करती है, अपना छोटा मोटा कारोबार भी करती है, कोई नौकरी पेशे पर जाती है। आने जाने के लिए उनकी सुविधा को हमने उनको राहत दी है। जब हमने ये राहत दी, कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया, वो थोड़ बढ़ा दिए बोलते महिलाओं को। हमने कहा जरा जुबान को ठीक तरह से इस्तेमाल करिए भाई साहब। मुफ्तखोर शब्द जो है ये आपत्तिजनक शब्द है, ये पीड़ा देने वाला शब्द है, अपमान करने वाला शब्द है। हमने कहा मुफ्तखोर नहीं हमने बनाया, हमने सिर्फ राहत दी है। हम आधा किराया दे रहे हैं, आधा किराया नहीं ले। इस बात का अंतर है।
हमने आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, दूसरे राज्यों को बिजली जाती है। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हमारी बिजली जाकर के पंजाब में उजाला करती है, हरियाणा में उजाला करती है, राजस्थान में उजाला करती है, दिल्ली में उजाला करती है। क्या हम हिमाचल के लोगों के लिए कुछ राहत नहीं दे सकते? तय किया हमने कि गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी कितनी बिजली खर्च करता है, तो मालूम पड़ा कि लगभग 120 यूनिट खर्च करता है। हमने 125 यूनिट जीरो बिल के साथ किया। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख करके इस बात को स्वीकार करो, क्या तुम्हारे बिल भी माफ नहीं हुए? सबके बिल माफ हुए। 14 लाख लोगों का बिल जो है जीरो बिल आया है पिछले महीने। 14 लाख लोगों का कंज्यूमर का बिल, जिसके घर में 500 रुपए का बिल आता था जीरो बिल आ रहा है, जिसके घर में 400 का बिल आ रहा था जीरो बिल आ रहा है, 300 का बिल आता था महीने का जीरो बिल आ रहा है। लेकिन आजकल घोषणा कर रहे हैं, आजकल कांग्रेस के नेताओं ने अब कुछ दिन पहले क्या किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की और कहा कि हम गारंटी देते हैं। गारंटी देने वाले वो लोग जिनकी अपनी गारंटी खतरे में पड़ी हुई है, अपनी ही गारंटी नहीं है उनकी। और गारंटी क्या दे रहे हैं? उनको लगा कि महिलाएं कहीं भाजपा को वोट देने के लिए नहीं चली जाए, तो इसलिए कहा कि 18 साल से 7 साल की महिलाओं के लिए हम 1500 रुपए हर महीने के खाते में डालेंगे। अच्छा, और जो मुख्यमंत्री श्रीमान जी जाकर के छत्तीसगढ़ से यहां आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं उनसे ही पूछता हूं, क्या अपने प्रदेश में आपने 1800 रुपए उन महिलाओं के खाते में डाले हैं क्या? जब अपने प्रदेश में वो कर नहीं पाए, हिमाचल में करने की बातें कर रहे हैं। झूठ बोलिए, झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं लगता उनको, कि उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको अभी तक भी ऐसे हैं कि जिनको हम गुमराह कर सकते हैं। और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। आएगी तो ना, जब आने देंगे तभी होगी ना, जब आने नहीं देंगे तो कहां से होगा? कौन देगा आने उनको? आप लोग आने देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। जब आने ही नहीं देंगे तो कहां से? जब हमारा 125 यूनिट पर ही जीरो बिल आ रहा है, तुम्हारे 300 यूनिट कहां डालने भाई? उनको समझ आना चाहिए। और दूसरी बात, गारंटी तो कांग्रेस के मित्रों आप लोगों ने ये भी दी थी, कहा था कि हम सत्ता में आएंगे। 2012 के चुनाव में आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को, नौजवानों को भत्ता दिया हमने? हमें बताएं तो सही। हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, सबको रोजगार देंगे। कितने रोजगार दिए? इसलिए इन सारे प्रश्नों का अगर जवाब देने की अगर बात है, तो पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को यही पूछना चाहिए, आपका बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? उस वक्त भी फार्म भरे थे। आजकल फार्म के लिए महिलाओं को इकट्ठा कर रहे, आओ फार्म भरो, जल्दी भरो, नहीं तो देर हो जाएगी। उसके बाद जब देर हो जाएगी तो उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। और मालूम नहीं किसको गुमराह कर रहे हैं। हम उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं की संख्या कितनी और उस पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कितना आएगा, इस बात का जिक्र कर सकता है? सिर्फ झूठ बोलिए सत्ता को हासिल करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के, इसके सिवाय कोई लक्ष्य नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात है। हम जो बात कह रहे हैं, हम आज अगर हम बात कह रहे हैं तो हम पहले ही उस काम को करके आए हैं, तब आपके बीच में बात कह रहे हैं। हमने कहा कि महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए किराया आधा लेंगे, तो आधा करके आए हैं। हमने कहा कि पानी हम गांव में जो है पीने का पानी जो है बिना पैसे के देंगे। हमने बिना पैसे के जो है वो पुण्य का कार्य शुरू किया है। हमने कहा कि बिजली 125 यूनिट हम हिमाचल प्रदेश में जीरो बिल के साथ देंगे, तो हमने वो करके दिखाया है। और वो कह रहे हैं जब आएंगे तो करेंगे।
ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की जरूरत है। और सीधी सी बात में इन बातों से आगे बढ़कर के ये कहना चाह रहा हूं, हमारे सामने तो विषय सीधा है। हिमाचल नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलना चाहता है और हमें नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। इसलिए सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं और देश और प्रदेश का भला एक तरफ है। हमने अपने प्रदेश के भले के लिए, प्रदेश के हित के लिए और देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। ये हमारा सीधा सा एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे हम हटने वाले हैं। जिंदाबाद। और यहां भाई प्रेमी जी कह रहे थे पानी की योजना, बड़ी बड़ी पाइपें यहां पर लग गई। मुझे मालूम नहीं कितने करोड़ की योजना है, लेकिन बहुत बड़ी योजना। इस इलाके की पानी की समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। आप लोगों ने कहा कि डिग्री कॉलेज जहां होना चाहिए, डिग्री कॉलेज आपके लिए हमने यहां चरियार में खोलने का हमने निर्णय करके जो है उसकी शुरुआत हो गई। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात थी, चाहे वो सड़कों की बात थी, मैं एक एक योजना पर जाना ही नहीं चाह रहा। इसलिए योजनाओं का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। जो हमसे हो सकता तो हमने काम करने की कोशिश की है, वो आप सबके बीच में है। आप सबसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल में भाजपा चाहिए। भाजपा इसलिए चाहिए कि हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है, उनका साथ देना है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को अपना घर बोलते हैं। हिमाचल मेरा अपना घर है, घर है। जब प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को अपना घर कह दिया है तो ये हम घर वालों का दायित्व बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कोई कमी न छोड़ें, उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हों और उनके साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। और ऐसे प्रधानमंत्री जो 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं 9 बार आए,